विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, एक भौतिक राशि हम यहाँ लेकर चल रहे हैं जो कि है विद्युत फ्लक्स। इसे देखते हुए चलते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक बंद पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ को हमने किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। डायग्राम में जो विद्युत क्षेत्र दिया गया है वो आपको एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है जिसे समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। और इसमें जब हम एक बंद पृष्ठ रख देते हैं तो इस बंद पृष्ठ से होकर के वो विद्युत क्षेत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, पहले विद्युत क्षेत्र आता है और इस बंद पृष्ठ से पास होकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र इस बंद पृष्ठ से बाहर निकलेगा वही कहलाता है यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर एक सिंबल से जो कि होता है फाई। और ये आपके पास जो फाई है ये होगा विद्युत क्षेत्र सदिश और साथ में क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल। ठीक है, विद्युत फ्लक्स प्रदर्शित किया जाता है विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। तो इसे थोड़ा और डिटेल में जानने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो क्षेत्रफल सदिश यहाँ लिया गया है ये क्या चीज़ है। क्षेत्रफल आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा तो वो एक अदिश राशि होती है। क्षेत्रफल की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, पर यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के टॉपिक में आपको क्षेत्रफल सदिश रूप में लेना होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल की एक निश्चित दिशा भी आपको प्रदर्शित करनी होगी और वो निश्चित दिशा जो होती है आपके क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत दिशा में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में आपको क्षेत्रफल सदिश प्रदर्शित करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्षेत्रफल है तो इसका जो पृष्ठ होगा तो इस पृष्ठ के आपको लंबवत दिशा में जाना है। ठीक है, ये इस क्षेत्रफल का सदिश हो गया, इसकी दिशा हो गई एक निश्चित दिशा। और हमें यहाँ पर जो ए वेक्टर दिया गया है वो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में दिया गया है और विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। बट वास्तविक रूप में फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास विद्युत क्षेत्र x दिशा में है। अब उस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई बंद पृष्ठ लेकर के बंद पृष्ठ बीच में रख दिया है। अब कितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र इस बंद पृष्ठ से पास होकर के निकल जाता है, जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र इस बंद पृष्ठ से बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा आपका विद्युत फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस बंद पृष्ठ को थोड़ा किसी एंगल पर घुमाते हैं तो फिर यहाँ इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि इस कंडीशन में अभी आपने इस कंडीशन में देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आएंगी, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है और इस बंद पृष्ठ में प्रवेश करके बंद पृष्ठ से बाहर निकल जाती हैं। जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी मतलब ज़्यादा विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है तो उतना ही ज़्यादा आपका फ्लक्स बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम इसे किसी एंगल पर घुमाते हैं तो उस कंडीशन में इस बंद क्षेत्र से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरीके से पास होकर के निकल जाएगा। इसके अंदर होके गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगभग 0 हो जाएगी। तो इस केस में आपका विद्युत फ्लक्स 0 होगा और इस केस में आपका विद्युत फ्लक्स जो होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड डायग्राम आपको दिया गया है, इस सेकंड डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के लंबवत दिशा में आपका क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर। ठीक है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र सदिश है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण आपके पास है वो थीटा है। यदि हम इस सूत्र को यदि हम अदिश गुणनफल के रूप में लिखें, जैसा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, तो वो होता है ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं यहाँ ई ए कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया जिस क्षेत्रफल से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और कोस थीटा जो यहाँ पर है ये वो एंगल है जो कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो कोण का तो कोई मात्रक होता नहीं है,
विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ पर ऐसा ही मात्रक हो जाता है विद्युत फ्लक्स का। अब इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर कि ये जो आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में जो विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है, ये विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर समांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया है विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। और जब भी हम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ध्यान से देखें और वो एक समांतर रेखाएं हो, मतलब रेखाओं के मध्य का गैप जो है वो हर जगह समान हो, तो इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र के केस में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ई का मान रखना होगा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम, तो कोई एक निश्चित मान ही हम रख पाएंगे। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र आपको जो दिया गया है डायग्राम में, वो एक समान विद्युत क्षेत्र होने का मतलब ये है कि उसका मान हर जगह समान है, हर पॉइंट पर दिशा और मान आपके सेम रहेगा। तो एक निश्चित मान होने के कारण हम यहाँ पर एक निश्चित मान रख पाएंगे और न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। परंतु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आपका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कुछ अनिश्चित क्षेत्रफल दिया गया हो और जो विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया हो वो भी एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने बनाई है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी इस प्रकार है कि इनके बीच का जो गैप है वो गैप आपके पास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र है वो आपके पास होगा असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र होने का मतलब क्या हुआ कि इस विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा लगातार परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमें विद्युत क्षेत्र का एक निश्चित मान रखना होगा। अब यदि विद्युत क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित होता है तो उस केस में हम कौन सा मान विद्युत क्षेत्र का इस सूत्र के अंदर रख पाएंगे। तो यहाँ पर हम जब असमान विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि आपके पास जो क्षेत्रफल दिया गया है वो भी असमरूप है और उसमें से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो भी असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, तो इस केस में आप ये जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का एक निश्चित मान रखना होगा जो यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो इस केस में किस तरीके से विद्युत फ्लक्स की गणना की जाएगी? इस केस में विद्युत फ्लक्स की गणना के लिए क्या करना होगा कि आपको पूरे क्षेत्रफल में से, देखो यहाँ पर जब पूरे क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स की यदि गणना करनी हो तो वो एक ही बार में संभव नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि हम एक छोटा सा क्षेत्रफल इसमें मानेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल जिसको अपन यहाँ पर नाम दे देते हैं DA, और इसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका क्षेत्रफल है तो इसका जो तल आपके पास है इसके लंबवत बाहर की ओर, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। तो यहाँ पर अपन ने क्षेत्रफल सदिश की दिशा बता दी है तल के लंबवत बाहर की ओर। तो एक छोटा सा क्षेत्रफल आपने यहाँ पर ले लिया है। अब इस छोटे से क्षेत्रफल DA में से, ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, देखो जब छोटा सा क्षेत्रफल हम मान के चल रहे हैं और असमान विद्युत क्षेत्र में ये छोटा सा क्षेत्रफल रखा हुआ है, इस छोटे से क्षेत्रफल से जब विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है तो उस विद्युत क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र मान सकते हैं, क्योंकि वैसे तो विद्युत क्षेत्र असमान है, सब जगह उसका मान अलग अलग है, बट एक छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। किसी एक बिंदु से और किसी दूसरे बिंदु से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र के मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो इस केस में हम ये मान सकते हैं कि इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो लगभग एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और उस केस में हम इस पर विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगा सकते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स जो होगा उसे हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर D फाई से, क्योंकि ये जो विद्युत फ्लक्स आप निकाल रहे हैं ये इस छोटे क्षेत्रफल DA से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो ये D फाई बराबर हो जाएगा आपका E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। ये हमने विद्युत फ्लक्स की गणना की है सिर्फ सूक्ष्म क्षेत्रफल से संबंधित।
अब यदि हमें इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है, चाहे ये क्षेत्रफल असमरूप है, परंतु इस पूरे क्षेत्रफल को हम ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल सदिशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ही एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इस तरीके से अगर हम बहुत सारे क्षेत्रफल सदिश माने छोटे छोटे, तो इस पूरे के पूरे असमरूप क्षेत्रफल का निर्माण कर सकते हैं। तो यदि आपने एक छोटे क्षेत्रफल के लिए गणना कर ली है, एक छोटे क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स अगर आपने निकाल लिया है, तो इसी प्रकार आप सभी क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स की गणना करके यदि सारे क्षेत्रफलों को हम जोड़ दें तो हम इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हर एक क्षेत्रफल का फ्लक्स निकाल करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर एक ही क्षेत्रफल के ऊपर गणना करेंगे, जो मैंने एक छोटे से क्षेत्रफल dA के ऊपर गणना करके और उससे पास होने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई निकाल लिया है। अब यदि इसका हम दोनों ओर समाकलन कर देते हैं तो ये जो अब आपके पास फ्लक्स मिलेगा समाकलन करने के बाद, ये फ्लक्स आपके पूरे क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स आपके पास मिलेगा ये हो जाएगा आपके पास टोटल फ्लक्स फाई बराबर समाकलन और ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स आपके पास हुआ ये पूरे क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको एक समरूप क्षेत्रफल दिया जाता है या असमरूप क्षेत्रफल दिया जाता है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे असमान विद्युत क्षेत्र हो, दोनों केस में हम विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। एक समान विद्युत फ्लक्स, एक समान विद्युत क्षेत्र अगर दिया जाता है तो उस केस में तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर ही पाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक समान है, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह सेम है। तो आपको डायरेक्ट इस जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान रखना है और न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना है। परंतु यदि विद्युत क्षेत्र असमान दिया होता है तो उस केस में हम समाकलन का उपयोग करके असमान विद्युत क्षेत्र वाले केस में भी फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। ये दो शर्तें भी आपको जानना आवश्यक है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र है जो कि x दिशा में है। अब उस x दिशा के विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या बनाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, डायग्राम में आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई गई हैं और इसमें आपको अपना क्षेत्रफल जो दिया गया है उसे कुछ इस तरीके से रखना है। किस तरीके से रखना है यहाँ पर कि इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा जो कि इसके तल के लंबवत दिशा में है, वो क्षेत्रफल सदिश और जो विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो। क्योंकि दोनों जब एक ही दिशा में होंगे तभी हम देख पा रहे हैं कि इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की संख्या अधिकतम होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इस क्षेत्रफल से गुजर रही हैं वो अधिकतम कब गुजर पाएंगी, जब आपका क्षेत्रफल उस विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, इसका पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। और जब पृष्ठ लंबवत होगा तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर वो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। उन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसे हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश देखें पहले, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा जो कि तल के लंबवत बाहर की ओर है, और ये हो चुका है आपका ए वेक्टर। विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर। ओके, तो फ्लक्स का सूत्र क्या हुआ, ये हो चुका है ई ए कोस थीटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये ई ए कोस थीटा हो गया अदिश गुणनफल को सूत्र का, अदिश गुणनफल का सूत्र अप्लाई करने पर। अब यहाँ पर आप देखो कि फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा, जब कोस थीटा का मान अधिकतम होगा। और कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1, और वो कब होता है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो जब आपके पास थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में आपके पास जो कोस थीटा होगा उस कोस थीटा का मान हो जाएगा 1, और फ्लक्स का आपके पास अधिकतम मान मिलेगा जो कि होगा ई ए। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है
कि जब आपके पास ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो कोण थीटा दिया गया है, ये थीटा जब 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री होने का मतलब है ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो, तो उस कंडीशन में अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है आपके दिए गए पृष्ठ से। और अधिकतम क्षेत्र रेखाओं के गुजरने का मतलब है कि आपके पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान भी अधिकतम है। ठीक है, तो ये अधिकतम फ्लक्स की शर्त है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद यदि हम बात करें न्यूनतम फ्लक्स कब होगा, तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। जब आपके पृष्ठ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में कुछ इस प्रकार रखें, जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपने पृष्ठ को इस प्रकार रखेंगे तो क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से गुजर जाएंगी। इसके अंदर होके गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होगी। ठीक है, और इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है उसका मान होगा 0, क्योंकि आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और ई वेक्टर, अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में, और जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में है, तो दोनों के बीच कितना कोण हुआ, 90 डिग्री। और इस केस में हमारा फ्लक्स हो जाता है 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 मिलती है। अभी आपको डायग्राम में दिया गया है कि जो क्षेत्रफल आपको दिया गया है उसका क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर, जो कि पृष्ठ के लंबवत है, और ई वेक्टर जो आपको दिया गया है वो इस दिशा में है, एक्स दिशा में। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला ओपन करें तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पर कितना चल रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल है ये। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, और इस कंडीशन में फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0, और ये आपके फ्लक्स का न्यूनतम मान है। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकतम फ्लक्स की शर्त क्या है और न्यूनतम फ्लक्स की शर्त क्या है, आपको ये शर्तें ध्यान रखनी है। जिस केस में आपके पास यहाँ पर ये जो केस दिया गया है, इस केस में आपका विद्युत क्षेत्र का इस तरीके से बाहर निकल जाती है, तो ये न्यूनतम फ्लक्स की शर्त है, फ्लक्स का मान 0 है, मतलब आपके पृष्ठ से होकर के कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है। अब जैसे धीरे धीरे आप इसका एंगल बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और इस केस में जाने के बाद आपके क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम शर्तों को आपको याद रखना है। अब इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया गया है बुक में, वो देखते हुए चलते हैं। तो एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण में आपको एक बंद पृष्ठ दिया गया है, और बंद पृष्ठ के रूप में आपको एक घन दिया गया है। घन की एक भुजा आपको स्मॉल ए दी गई है, और इस घन को मूल बिंदु से ए दूरी पर रखा गया है। ये जो दूरी आपके पास मूल बिंदु से इसकी, ये स्मॉल ए है, और घन की जो भुजा है वो भी स्मॉल ए दी गई है। और बोला गया है यहाँ पर कि इस घन को यदि हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, वो है अल्फ़ा x की पावर 1/2। ये आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र है जो कि सिर्फ x दिशा में है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि y दिशा में और z दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र अवेलेबल नहीं है, सिर्फ x दिशा में आपको विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया है। ओके, और ये विद्युत क्षेत्र क्या एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो एक कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फ़ा का मान 800 न्यूटन प्रति कूलम मीटर की पावर हाफ, ये दिया गया है। तो अल्फ़ा का एक निश्चित मान देने के कारण अल्फ़ा नियत हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, और x जो है वो है मूल बिंदु से x दिशा में दूरी। तो अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र का मान भी आपके पास परिवर्तित होगा। तो ये क्लियर हो चुका है कि आपका विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे आप मूल बिंदु से आगे बढ़ेंगे आपके विद्युत क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित होता चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आपको नहीं दिया गया है। अब ये बात की गई है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, और बाकी जो आगे वाला क्वेश्चन है हम बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। घन के भीतर कितना आवेश उपस्थित होगा, अभी हम सिर्फ इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करेंगे, और वो दिया गया है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम और ले लेते हैं।
और वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखें आप, कि जैसे मान लीजिए आपको एक घन दिया गया है और इस घन के अंदर 6 पृष्ठ हैं, ठीक है। यदि हम प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश देखें यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स के सूत्र में क्षेत्रफल सदिश की आवश्यकता होगी, तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होगा इस दिशा में। क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत बाहर की ओर, ये ध्यान रखें। इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होगा तल के लंबवत बाहर की ओर, इसका होगा तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। इस प्रकार आपके पास यहाँ पर हर पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश प्रदर्शित कर सकते हैं हम। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर x दिशा में ही आपको विद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो हमने x दिशा में विद्युत क्षेत्र बना दिया है, जो भी दिया गया हो। अब आप ये ध्यान से देखें कि ये क्षेत्रफल सदिश, इसको मैं A1 वेक्टर नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ A2 वेक्टर। अब इस पृष्ठ के केस में अगर हम बात करें, इस पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो देखो यहाँ पर जब हम फ्लक्स का सूत्र लगाएंगे तो ये होता है आपके पास यहाँ पर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, जो कि मैं A1 वेक्टर लिखूँगा, ठीक है। और यदि हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो E की वैल्यू हम पुट कर देंगे अभी, तो ये इसको ओपन करने के बाद ये बन जाएगा EA1 कोस थीटा, आदिश रूप ओपन करने के बाद। अब देखो यहाँ थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि A1 की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है। जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है तो दोनों के मध्य का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। जब दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री है तो यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू होगी 1, और आपका जो फाई होगा, फ्लक्स जो होगा, ये देखो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स आने वाला है पॉजिटिव। जब भी आपका फ्लक्स पॉजिटिव आता है, कब कब आ सकता है फ्लक्स पॉजिटिव, जब आपके पास कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच रहेगी, क्योंकि कोस का मान 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रहता है, तो उस केस में फ्लक्स आपका पॉजिटिव आएगा, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पर निर्गत फ्लक्स। इसे हमें ध्यान रखना है कि निर्गत फ्लक्स क्या होता है। निर्गत फ्लक्स होता है वो फ्लक्स जो कि आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल से बाहर निकल रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर और E वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। अब जब ये A वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेकर के 90 तक होगा, तो इस केस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी और इससे बाहर निकलेंगी। वो कितनी निकलेगी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कम हो या ज़्यादा हो, बट विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ करके और आपके पृष्ठ से वो बाहर निकलने वाली है। ये जो आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इस फ्लक्स को बोला जाता है निर्गत फ्लक्स, जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है। और इस पृष्ठ के केस में देखो आप, फ्लक्स इससे बाहर ही निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र इससे बाहर निकल रहा है, तो इसे आपने कहा यहाँ पर निर्गत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस पृष्ठ की। तो इस पृष्ठ की बात यदि की जाए तो इस केस में आपके पास E वेक्टर की दिशा और A वेक्टर की दिशा, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों के मध्य का कोण यहाँ पर कितना चल रहा है, वो चल रहा है 180 डिग्री, ठीक है। और जब हम यहाँ पर कोस 180 रखेंगे तो कोस 180 का मान होता है -1, तो आपका जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स आपके पास आ जाएगा नेगेटिव में। और जब फ्लक्स नेगेटिव में आ जाता है तो इसे बोला जाता है यहाँ पर निवेशी फ्लक्स। वो फ्लक्स जो आपके पृष्ठ में अंदर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ को आप ध्यान से देखें, जैसे आपके पास ये पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल सदिश यदि इस दिशा में हो और विद्युत क्षेत्र इस तरीके से आ रहा है, तो आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र इसमें अंदर एंटर कर रहा है, तो जो फ्लक्स इसमें एंटर करेगा वो फ्लक्स आपके कहलाता है निवेशी फ्लक्स। और निवेशी फ्लक्स हमेशा आपको नेगेटिव में मिलेगा, निवेशी फ्लक्स नेगेटिव में होगा और निर्गत फ्लक्स जो होगा वो आपका पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल सदिश जो है आपके पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वो किस ओर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फ्लक्स जो है वो निवेशी फ्लक्स है या फिर निर्गत फ्लक्स है। ये इंफॉर्मेशन आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले याद रखनी है। अब हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पर देखो आप कि इसने पूछा हुआ है कि घन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आपको निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे घन से संबंधित फ्लक्स को निकालने के लिए आपको हर एक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना होगा
और फिर सारे फ्लक्स को जोड़ना होगा, तब जा कर के आप यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि फ्लक्स का सूत्र क्या है। फ्लक्स का सूत्र है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल कौन सी राशि देगा? अदिश राशि। तो फ्लक्स कौन सी हुई? अदिश राशि। दो सदिशों का अदिश गुणनफल होने के कारण आपकी फ्लक्स जो है वो एक अदिश राशि बन चुकी है। और अदिश राशि जो होती है उसको हम बीजगणितीय योग कर सकते हैं। इसमें हमें किसी टाइप के एंगल को लेने की या फिर परिमाणीय सूत्र लगाने की, किसी टाइप को एंगल के लेने की या फिर परिणामी सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस घन के प्रत्येक पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट करना है, और फाइनली पूरे फ्लक्स को कैलकुलेट करके योग करके हम इस पूरे घन से संबंधित फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चले आते हैं इस पृष्ठ पर। इस पृष्ठ की जब हम बात करेंगे तो देखो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है और इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश आपको दिया गया है वो दोनों एक ही दिशा में है। तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ? 0 डिग्री, और 0 डिग्री के केस में फ्लक्स आता है पॉजिटिव। तो यहाँ इस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा उसे हम कहेंगे यहाँ पर निर्गत फ्लक्स। तो मैं यहाँ पर गणना कर रहा हूँ फ्लक्स की, तो इसे मैं लिखूँगा φ1 और इसे लिखा जाएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, इसे मैं पहला पृष्ठ नाम दे देता हूँ। तो E का मान कितना? अब देखो इस पृष्ठ पर जो E का मान होगा वो भी आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि E का मान लगातार परिवर्तित होता है दूरी के साथ। अब तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले वाले पृष्ठ पर जो E का मान होगा, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है और x का मान क्या हुआ? देखो x है मूल बिंदु से दूरी, और इस पृष्ठ पहले की जो मूल बिंदु से दूरी है वो हो जाएगी a प्लस a। कितनी हो गई? ट्वाइस है। तो 2a दूरी पर रखा हुआ है ये पृष्ठ मूल बिंदु से, इस वजह से E1 का मान होगा अल्फ़ा और 2a की पावर हाफ। x का मान अपन ने रख दिया यहाँ पर 2a और उसकी पावर लगा देते हैं हम यहाँ पर हाफ। तो ये आपके पास E1 का मान हो चुका है, जो मैं यहाँ रख देता हूँ अल्फ़ा और 2a की पावर हाफ। अब बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये वर्ग है एक तरीके से, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसकी a है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों के बीच में जो कोण है वो कोस 0 चल रहा है, 0 डिग्री, उसका मान 1 होगा। तो इसका जो अंतिम मान होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा और 2 की पावर हाफ है तो √2, और देखो यहाँ पर a की पावर हाफ है और a की पावर 2 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और घातें जब जुड़ जाएंगी तो a की पावर यहाँ पर हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, तो सही से लिख देता हूँ a की पावर 5/2। ठीक है, 2 प्लस आधा जब आप करोगे तो ये 5/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे पहले पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स आ चुका है, जो कि आपने यहाँ पर बोला हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे पृष्ठ की, जो कि ये है। इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स यदि आपको निकालना है तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर इस दिशा में है और आपका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 हो गया। ठीक है, यदि हम इस पॉइंट के लिए यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो इसे अपन लिखेंगे यहाँ पर φ2, इसे हम φ2 लिखेंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। कहाँ जा रहा है? A वेक्टर। अब E का मान क्या रखेंगे यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर जो E का मान होगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा और a की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ पर जो ये पृष्ठ है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? a दूरी पर। तो आपको x का मान कितना रखना है? a। ठीक है, तो यहाँ पर हम e का मान रखेंगे अल्फ़ा और a की पावर हाफ, और क्षेत्रफल तो वर्ग का a स्क्वायर ही होता है, तो अपन यहाँ पर a स्क्वायर रख दिया है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा और a की पावर 5/2। तो ये आपके पास दूसरे पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स हो चुका है। तो ये दो पृष्ठों से संबंधित फ्लक्स अभी तक आपने कैलकुलेट किया है, और बाकी पृष्ठों के केस में आपको फ्लक्स की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो आपको क्यूब दिया गया है, जैसे कुछ देर के लिए हम घन मान लेते हैं। अब ये जो पृष्ठ था इसका और ये वाला जो पृष्ठ है, इन दोनों की गणना हमने कर ली है,
ऊपर वाले पृष्ठ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश ऊपर की दिशा में होगा, क्षेत्रफल के लंबवत। विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, तो देखो a वेक्टर और e वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो कोस 90 की 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो इस पृष्ठ से संबंधित कोई फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार आके निकल जाएगा। तो क्या इसमें से विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है? नहीं। इस क्षेत्र से गुजरने वाला इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र भी शून्य है और विद्युत फ्लक्स भी आपका शून्य है। अब यदि हम बात करें कि उस घन का जो आगे वाला पृष्ठ होगा या जो बाद वाला पृष्ठ होगा, उन दोनों के केस में जैसे आगे वाला पृष्ठ ये है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, इन दोनों के मध्य भी 90 डिग्री का कोण है, तो इस पृष्ठ से भी कोई फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो 0 होगा। ठीक है, तो ये जो आपको घन दिया गया है, इसमें सिर्फ ये जो पृष्ठ है, पहला पृष्ठ और लास्ट वाला जो पृष्ठ है, सिर्फ इन्हीं से विद्युत क्षेत्र पास होगा। बाकी जो ऊपर वाला पृष्ठ है, आगे पृष्ठ है, पीछे पृष्ठ है, जो नीचे पृष्ठ है, इन 4 पृष्ठों से संबंधित विद्युत फ्लक्स आपका 0 होने वाला है, क्योंकि इन चारों केसों में आपके विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो 90 रहेगा। तो कोस 90 की 0 वैल्यू होती है और फाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यदि बात की जाए कि पूरे घन से संबंधित फ्लक्स यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ ये 2 पृष्ठों का ही फ्लक्स आपको लेना है और फिर इन दोनों का योग कर देना है। तो यदि हम इन दोनों का योग करेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल फ्लक्स बराबर φ1 प्लस φ2, और φ1 का मान तो है अल्फ़ा √2 a की पावर 5/2 और प्लस दूसरे फ्लक्स की वैल्यू है अल्फ़ा और a की पावर 5/2। तो आप यहाँ पर कॉमन ले लें इसको, अल्फ़ा और a की पावर 5/2 को, तो अंदर बचेगा आपके पास √2 + 1। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ चुका है आपके इस घन से संबंधित। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूले का यूज़ किया और सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ हो चुकी है।